संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। मुझे दूर तक यह कल्पना नहीं थी कि मुझे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। इसलिए उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब सभा ने मुझे प्रारूप समिति के लिए चुना। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए आश्चर्य से भी परे था। प्रारूप समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे मुझसे भी बड़े श्रेष्ठतर और अधिक कुशल व्यक्ति थे। मुझ पर इतना विश्वास रखने, मुझे अपना माध्यम बनाने एवं देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं संविधान सभा का प्रारूप समिति का अनुग्रहित हूं। जो श्रेय मुझे दिया गया है वास्तव में उसका हकदार मैं नहीं हूं। वह श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव को जाता है। उन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक सच्चा प्रारूप तैयार किया। श्रेय का कुछ भाग प्रारूप समिति के सदस्यों को भी जाना चाहिए, जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, 141 बैठकों में भाग लिया और नए फार्मूले बनाने में जिनकी दक्षता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उन्हें समाहित करने की सामर्थ्य के बिना संविधान निर्माण का कार्य सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। श्रेय का एक बड़ा भाग संविधान के मुख्य ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी को जाना चाहिए। जटिलतम प्रस्तावों को सरलतम व स्पष्टतम कानूनी भाषा में रखने की उनकी सामर्थ्य और उनकी कड़ी मेहनत का जोड़ मिलना मुश्किल है। वे सभा के लिए एक संपदा रहे। उनकी सहायता के बिना संविधान को अंतिम रूप देने में सभा को कई वर्ष और लग जाते। मुझे मुखर्जी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की है और कितना समय, कभी कभी तो आधी रात से भी अधिक समय दिया है। मैं उन सभी के प्रयासों और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि यह संविधान सभा भानुमती का कुनबा होती, एक बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ जिसमें एक काला पत्थर यहां और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता, उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता। अब अव्यवस्था के सिवाय कुछ ना होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस की उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसने उसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता से पारित हो जाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। यदि संविधान सभा के सभी सदस्य पार्टी अनुशासन के आगे घुटने टेक देते तो उसकी कार्रवाइयां बहुत फीकी होती। अपनी संपूर्ण कठोरता में पार्टी अनुशासन सभा को जी हुजूरियों के जमावड़े में बदल देता। सौभाग्यवश उसमें विद्रोही थे। वे थे कामत, डॉक्टर PS देशमुख, सिधवा, प्रोफेसर सक्सेना और पंडित ठाकुरदास भार्गव। इनके साथ मुझे प्रोफेसर KT शाह और पंडित हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने जो बिंदु उठाए उनमें से अधिकांश विचारात्मक थे। यह बात कि मैं उनके सुझावों को मानने के लिए तैयार नहीं था, उनके सुझावों की महत्ता को कम नहीं करती और न सभा की कार्रवाइयों को जानदार बनाने में उनके योगदान को कम आंकती। मैं उनका कृतज्ञ हूं। उनके बिना मुझे संविधान के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर न मिला होता, जो संविधान को यंत्रवत पारित करा लेने से अधिक महत्वपूर्ण था। और अंत में मैं राष्ट्रपति महोदय, जिस तरह आपने सभा की कार्रवाई का संचालन किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो सौजन्य और समझ सभा के सदस्यों के प्रति दर्शाई है वह उन लोगों द्वारा कभी भुलाई नहीं जा सकती जिन्होंने इस सभा की कार्रवाई में भाग लिया है। ऐसे अवसर थे जब प्रारूप समिति के संशोधन ऐसे आधारों पर अस्वीकृत किए जाने थे जो विशुद्ध रूप से तकनीकी प्रकृति के थे। मेरे लिए वे क्षण बहुत आकुलता से भरे थे। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आपने संविधान निर्माण के कार्य में यांत्रिक विधिवादी रवैया अपनाने की अनुमति नहीं दी। संविधान का जितना बचाव किया जा सकता था वह मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और TT कृष्णामाचारी द्वारा किया जा चुका है। इसलिए मैं संविधान की खूबियों पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। संविधान की प्रभावशीलता पूरी तरह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का प्रचालन
जिन तत्वों पर निर्भर है वे हैं जनता और उनकी आकांक्षाओं तथा राजनीति को संतुष्ट करने उपकरण के रूप में उनके द्वारा गठित राजनीतिक दल। ये कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उनके दल किस तरह का आचरण करेंगे? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या वे संवैधानिक तरीके इस्तेमाल करेंगे या उनके लिए क्रांतिकारी तरीके अपनाएंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है कि वह असफल रहेगा। इसलिए जनता और उनके राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका को ध्यान में रखे बिना संविधान पर कोई राय व्यक्त करना उपयोगी नहीं है। संविधान की निंदा मुख्य रूप से दो दलों द्वारा की जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वह वास्तव में एक बुरा संविधान है? मैं कहूंगा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वाहार की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा इसलिए करते हैं कि वह संसदीय लोकतंत्र का आधारित है। सोशलिस्ट दो बातें चाहते हैं। पहली तो वे चाहते हैं कि संविधान यह व्यवस्था करे कि जब वे सत्ता में आए तो उन्हें इस बात की आजादी हो कि मुआवजे के भुगतान किए बिना समस्त निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण कर सकें। सोशलिस्ट जो दूसरी चीज चाहते हैं वह यह है कि संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार असीमित होने चाहिए, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आने में असफल रहती है तो उन्हें इस बात की आजादी हो कि वह न केवल राज्य की निंदा कर सकें बल्कि उसे उखाड़ फेंकें। मुख्य रूप से ये वे ही आधार है जिन पर संविधान की निंदा की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि संसदीय प्रजातंत्र राजनीतिक प्रजातंत्र का एकमात्र आदर्श स्वरूप है। मैं ये नहीं कहता कि मुआवजे का भुगतान किए बिना निजी संपत्ति अधिग्रहित न करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मैं ये भी नहीं कहता कि मौलिक अधिकार कभी असीमित नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई सीमाएं कभी हटाई नहीं जा सकती। मैं जो कहता हूं वह यह है कि संविधान में अंतर्निहित सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं। यदि आप इसे अत्युक्ति समझें तो मैं कहूंगा कि वह संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। उन्हें संविधान में शामिल करने के लिए प्रारूप समिति को क्यों दोष दिया जाए? मैं तो कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्यों का भी क्यों दोष दिया जाए। इस संबंध में महान अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने बहुत सार गर्भित विचार व्यक्त किए हैं। कोई भी संविधान निर्माता जिनकी अनदेखी नहीं कर सकता। जेफरसन एक स्थान पर उन्होंने कहा, हम प्रत्येक पीढ़ी को एक निश्चित राष्ट्र मान सकते हैं जिसे बहुमत की मंशा के द्वारा स्वयं को प्रतिबंधित करने का अधिकार है, परंतु जिस तरह उसे किसी अन्य देश के नागरिकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी तरह भावी पीढ़ियों को बांधने का अधिकार भी नहीं। एक अन्य स्थान पर जेफरसन ने कहा कि राष्ट्र के उपयोग के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की गई उन्हें अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए भी उनके संचालन के लिए नियुक्त लोगों के अधिकारों के बारे में भ्रांत धारणाओं के अधीन यह विचार कि उन्हें छेड़ा या बदला नहीं जा सकता, एक निरंकुश राजा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक सराहनीय प्रावधान हो सकता है, परंतु राष्ट्र के लिए बिल्कुल बेतुका है। फिर भी हमारे अधिवक्ता और धर्मगुरु ये मानकर इस सिद्धांत को लोगों के गले उतारते हैं कि पिछली पीढ़ियों के समझ हमसे कई अच्छी थी, उन्हें वे कानून हम पर थोपने का अधिकार था जिन्हें हम बदल नहीं सकते थे, और उसी प्रकार हम भी ऐसे कानून बनाकर उन्हें भावी पीढ़ियों पर थोप सकते हैं जिन्हें बदलने का उन्हें भी अधिकार नहीं होगा। सारांश यह है कि धरती पर मृत व्यक्तियों का हक है, जीवित व्यक्तियों का नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो कुछ जेफरसन ने कहा वह केवल सच ही नहीं परम सत्य है। इस संबंध में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। यदि संविधान सभा ने जेफरसन के उस सिद्धांत से भिन्न रुख अपनाया होता तो वह निश्चित रूप से दोष बल्कि निंदा की भागी होती, परंतु मैं पूछता हूं कि क्या उसने सचमुच ऐसा किया है? इससे बिल्कुल विपरीत कोई केवल संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान की जांच करें। सभा ने केवल कनाडा की तरह संविधान संशोधन संबंधी जनता के अधिकार को नकारने के जरिए या ऑस्ट्रेलिया की तरह संविधान संशोधन को असाधारण शर्तों की पूर्ति के अधीन बनाकर उस पर अंतिमता और अमोघता की मोहर लगाने से बची है, बल्कि उसने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सरलतम बनाने के प्रावधान भी किए। मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि भारत में आज बनी हुई स्थितियों जैसी स्थितियों में दुनिया की किसी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं। जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत भी प्राप्त करना है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर यदि वे संसद में 2/3 बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते तो संविधान के प्रति उनके असंतोष को जन समर्थन प्राप्त है।
ऐसा नहीं माना जा सकता। संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु ऐसा है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। इस आधार पर गंभीर शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है और राज्यों की भूमिका नगर पालिकाओं से अधिक नहीं रह गई। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है बल्कि संविधान के अभिप्रायों के प्रति भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का सवाल है, उसके मूल सिद्धांत पर ध्यान देना आवश्यक है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान की व्यवस्था इस प्रकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्य समान अधिकारी है। यह समस्या कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रवादी कैसे कहा जा सकता है। यह संभव है कि संविधान किसी अन्य संघीय संविधान के मुकाबले विधायी और कार्यपालक प्राधिकार के उपयोग के विषय में केंद्र के लिए कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र निर्धारित करता हो। यह भी संभव है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ही दी गई हों, राज्यों को नहीं। परंतु ये व्यवस्थाएं संघवाद का मर्म नहीं है। जैसा मैंने कहा, संघवाद का प्रमुख लक्षण केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का संविधान द्वारा किया गया विभाजन है।